अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं आपका मेजबान हसनैन लियाकत। और आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला था। पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ के लिए तगदो कर रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुई टीम इंग्लैंड। 338 रन उन्होंने बोर्ड पर सजाए। एक दफा फिर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, तमाम तर बॉलर्स, पाकिस्तान के जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, स्टार बॉलर्स हैं, वो रन खाते हुए नजर आए। शादाब खान को खिलाया गया इस बड़े मैच में, लेकिन शादाब खान भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह एक्सपेक्ट की जा रही थी और पूरा वर्ल्ड कप फेल होते रहे शादाब खान। उसामा मीर को भी आजमाया गया, लेकिन उसामा मीर भी फेल होते हुए नजर आए। उसामा मीर और शादाब खान से ज्यादा हमें इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा ने अच्छे ओवर करवा के दी। उनकी इकोनॉमी रिलेटिवली इनसे अच्छी थी और इस तमाम तर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग तक का तो कोई हाल नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज है, जिनको पाकिस्तान में किंग कहा जाता है, दुनिया में उनका मुकाबला है विराट कोहली के साथ। वो इस पूरे टूर्नामेंट में 300 अबव रन जोड़ सके, 40 की एवरेज से। उन्होंने कोई ज्यादा कारकर्दगी नहीं दिखाई, सिर्फ 75 रन बनाए और उनकी अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही सेंचुरी है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2019 में बनाई थी। इसके अलावा बाबर आजम कोई भी सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे और अभी तक उनका जो रिकॉर्ड है वो भी 19 सेंचुरी पर स्टक हुआ है। सईद अनवर साहब अभी भी 20 सेंचुरीज के साथ उनसे आगे हैं। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फेल होता हुआ नजर आया, पाकिस्तान के ओपनर्स फेल होते हुए नजर आए, पाकिस्तान के बॉलर्स हमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की स्पिन की तो ये हालत थी कि जिस तरह कोई बचगाना टीम खेल रही होती है, कोई बच्चों की टीम खेल रही होती है। ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये इकबाल कासिम की टीम है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये तौसीफ अहमद की टीम है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये अब्दुल कादिर की टीम है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सकलेन मुश्ताक की टीम है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सकलेन मुश्ताक अहमद की टीम है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सईद अजमल साहब की टीम है। ये लग रहा था कि कोई गली मोहल्ले के स्पिनर हम लेके गए। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल समी साहब, स्पोर्ट्स अजीकार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, रिवर्स स्विंग के मुअज्जिद जनाब सरफराज नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद हैं। सरफराज साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं स्टार्ट करूंगा आपसे, क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं हम सब में, और मैं आपसे ही स्टार्ट करना चाहूंगा। आज हसन भाई को हमने बोला है कि आप जो है सरफराज साहब के बाद हमें पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। सरफराज भाई, ये बताइएगा कि ये क्या वजह है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इतनी ज्यादा पैथेटिक रही और हम जो है वो बड़ी टीम से तो जीत ना सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमें बारिश ने जितवा दिया मैच, तमाम तर बातें मानी है ज़का अशरफ ने, बाबर आजम की जो टीम वो लेके जाना चाहते थे वही टीम दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम क्लिक ना कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको और जो आपके दोस्त बैठे हुए हैं शमी हसन रजा को सलाम पेश करता हूं और सुनने वालों के लिए आदाब। जो आपने बातें की हैं तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बातें हैं, सबके सामने हैं कि पाकिस्तान की टीम इस तरह जो डिज़ास्टर हुआ है और उसके बाद 5 मैचेस वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा आ रही है पाकिस्तान टीम। और उसके साथ अगर बॉलिंग की आप जो बात कर रहे हैं, स्पिनर तो एक अलहदा बात है, क्योंकि स्पिनर तो हमने डेवलप ही नहीं किए और उसमें बिट ऑफ बोथ वो जो लेके गए हैं। कभी इफ्तिखार बॉलिंग करता था, कभी ये अनफिट हो गया था बीच में शादाब। उसके बाद जो आपका मेन लेग स्पिनर था लेफ्ट आर्म, वो नवाज, उसने तो उसकी स्पिन ही नहीं हुई, जहां तमाम लेग स्पिनर ने बाकायदा स्पिन की है बॉलिंग और टर्न किया बाकायदा, लेकिन इसने समझ नहीं आई कि इसका क्या हिसाब रहा है। उसके बाद जो आपका जो है रऊफ, सबसे ज़्यादा रन जिसने 584 के करीब दिए हैं पूरे टूर्नामेंट में एज ए बॉलर, इससे ज़्यादा रन किसी ने नहीं दिए। तो ये बॉलिंग का, उसके बाद बैटिंग का देख लें, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, कभी टॉप कोलैप्स हो रहा है। और उसके बाद ये जो आपके जो इंतजामुल हक हैं, इन्होंने जो टीम तैयार की है, ये दोस्ती यारी की टीम थी। इनके अपने जो खिदमत गुजार थे, जिनको ये साइन कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते थे वो थे। उसमें चंद लोग ऐसे थे, ये सुनने में आया है कि उनको उम्र पे लेके गए थे 7-8 प्लेयरों को, वहाँ भी इन्होंने आपस में गाठजोड़ भी किए हैं कि एक दूसरे का साथ देंगे बजाय जो मर्जी हो जाए। और इसलिए तो टीम मान नहीं रही थी, फिर मजबूरन ये चेयरमैन साहब को इसको भेजना पड़ा इंडिया में कि जाके बात करके आओ, क्योंकि इन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ था अंदर और किसी को पता नहीं था कि हो क्या रहा है। और मैं चेयरमैन साहब से कई दफ़ा कह चुका हूँ, पाकिस्तान में भी और यहाँ से मैसेज भी और टेलीफोन पे भी जो बात होती थी कि ये जुआ ग्रुप का आदमी है, इसके ऊपर ट्रस्ट ना जाएं। ठीक है, माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी मौजूद है, औरों की भी है,
लेकिन ये मुश्ताक, उसके बाद जो आपका जो 3 साल कोच रहा है उसके बाद फिर यूसुफ है, सकलैन मुश्ताक की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा इन्होंने डेवलप किया क्या है। मुश्ताक 5 साल क्रिकेट में रहा है, एक लेग स्पिनर नहीं पैदा किया। उसके बाद ये सकलैन देख लें, 3 साल हेड कोच, एक ऑफ स्पिनर नहीं पैदा किया। एक आसफ ऑफ स्पिनर आया भी था, उसने टेस्ट में विकेटें ली, उसको गायब कर दिया। उसके बाद ये यूसुफ है, इसने क्या बैटिंग में इम्प्रूवमेंट की। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। अब मैं कहता हूँ कि इन सब का सफाया करके और टीम को रीशेप दें, और उसमें जो अभी 4 रोज़ा मैचेस में जिन्होंने परफॉर्मेंस की है उनकी 2-3 टीमें बना के आपस में मैचेस कराएं। और फास्ट बॉलिंग में भी नए जो जिम्बाब्वे में लोग गए थे, अरशद है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसके अलावा जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे फास्ट बॉलर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनको भी लोकली ट्राई करें। जी अच्छा सरफराज साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा हसन भाई की तरफ आना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि आपने इंजी भाई का तो नाम ले लिया जी कि इंजमाम ने तमाम तर खराबी की, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इंजमाम उल हक के साथ तो बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ये तीनों शामिल थे और इन्होंने टीम सिलेक्ट की थी। और मेरा ख्याल है कि ये 4 लोग, इनको मुर्द इल्जाम भी ठहराना चाहिए। और जिस तरह इंजमाम को हमने बाहर किया है, इसी तरह बाबर की कप्तानी के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बाबर तो देखें कभी ये कह रहा है कि अपने वालिद साहब से मैं करूंगा मैं मशवरा, तो मैंने तो अभी आज एक और 2 चैनलों में कहा है कि चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है कि इसको आने से पहले, आज मैच ख़त्म हो गया ना, आज इसको अनाउंस कर देना चाहिए था कि ही इज़ नो मोर कैप्टन फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। तो उसके बाद देखेंगे कि टेस्ट का कौन बनेगा, उसके बाद ODI का कौन है, T20 का कौन है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम को शेप दें और टेस्ट का सोचें कि टेस्ट में कौन कैप्टन बनेगा। देखें, मैं आपको इसकी एक मिसाल भी देता हूँ, इसको डिले करने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन साहब अगर सुन रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है और ये फौरी एक्शन की ज़रूरत है। जब हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेल रहे थे, मैं जब टीम में भी था, तो वहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हम वापस आ रहे थे तो जहाज़ के अंदर, अभी पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं थे, जहाज़ के अंदर मैसेज आ गया कि मरहूम जो कारदार साहब थे, उन्होंने नया कैप्टन इंतखाब आलम को फारग और नया कैप्टन अनाउंस कर दिया माजिद खान। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हैं तो अब भी होनी चाहिए। बाबर को फारग करें, उसका कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ें आपके सामने पूरी कौम ने देखा है, पूरे जर्नलिस्टों ने देखा है, प्लेयरों ने देखा है। अब इसमें कोई इंक्वायरी की ज़रूरत क्या है? 5 मैचेस अगर एक टीम पाकिस्तान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में 5 मैच आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें प्लेयरों को भी कुछ को फारग करें और उसके बाद नया कैप्टन और उसके बाद टीम में कुछ नए प्लेयर डालने चाहिए। जी ठीक, हसन भाई आपकी तरफ आते हैं। सरफराज साहब ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया और बड़े सीनियर हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। पाकिस्तान की जो खराब कारकर्दगी है, इसका अब आप मलबा किस पे डालेंगे? देखिए ना, अगर हफीज भी एक टीवी चैनल में बैठ के ये बात कह रहे हैं कि मैंने टेक्निकल कमेटी छोड़ी इसी वजह से थी कि ज़का अशरफ ने पूरे का पूरा इख्तियार इंजी भाई को और बाबर आजम को दिया था और किसी की बात उन्होंने नहीं मानी थी। तो अब कौन जिम्मेदार होगा इस तमाम तर खेल का जो कि पाकिस्तान के लोगों के साथ खेला गया? देखिए, एक्चुअली जो रिजल्ट आया पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप में, कैप्टनसी, ये वो कैप्टन नए कैप्टन नहीं है कोई, पिछले 3 या 4 साल से ये वही कैप्टन है जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी भी दे रहे थे और टीम की परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, और उसके बाद जो टीम के प्लेयर्स हैं उनसे भी काम ले रहे थे वो परफॉर्मेंस में। ये इंपॉर्टेंट है। देखें, टेस्ट टीम में नंबर 1 कैप्टन कौन बना आपका? जब आपकी होम सीरीज नहीं हो रही थी, आपकी होम सीरीज दुबई में हो रही थी, जब इंसिडेंट श्रीलंका पे हुआ, उसके बाद आपकी पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई थी, वहां पर मिसबाह उल हक ने टेस्ट टीम में चैंपियनशिप हासिल करी, और ये वो प्लेयर हैं जो अंडर मिसबाह के खेल रहे थे सारे। फिर सरफराज जैसे प्लेयर, बाबर आजम, सारे नंबर 1 टेस्ट टीम में हुए। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आपको किस कप्तान ने जिताई? सरफराज ने जिताई। मिसबाह खुद डोमेस्टिक में कैप्टनसी करते रहे, उनका एक्सपीरियंस था। उसके बाद सरफराज भी डोमेस्टिक में करते रहे, उनका एक्सपीरियंस था। फिर आप देखें T20 में किसने जाई, वो कैप्टनसी करते रहे यूनुस खान। तो कैप्टनसी एक आर्ट होता है, आपको पता है। प्लेयर जब इंडिविजुअली खेल रहा होता है, कंट्री के लिए खेलता है, तो वो अपने प्लेयर्स को जल रखता है। तो ये वही कैप्टन है बाबर आजम। मिस्टेक्स इनसे वहां पर हुई हैं जहां पर ये डिसीजन खुद नहीं ले पाए। इसमें एंड ऑफ द डे चेयरमैन के भी साइन होते हैं, इसमें सिलेक्शन कमेटी के भी होते हैं,
मगर प्लेयर को लड़ाना अंदर ग्राउंड में कप्तान का काम होता है। अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है और कैप्टेंसी भी इंपॉर्टेंट रखनी है। अगेन अगर इंसिस्ट कर रहे हैं तो कैप्टेंसी आप ना भी करें। आप रिजवान बिहाइंड द स्टंप्स खड़े हुए वहाँ पर वाइट बॉल में, वो कैप्टन होते हैं। शाहीन की अगर बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जो है फ्रेंचाइज टॉप लीग है आपकी, वहाँ पर कैप्टेंसी कर चुके हैं, उनकी एक्सपीरियंस काफ़ी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कैप्टन यही है, और कैप्टन के लिए आपको डोमेस्टिक में या अंडर 19 लेवल की कप्तानी चाहिए होती है। मगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाके इंडिया में कैप्टनसी कर रहे हैं तो कुछ डिसीजन ऐसे आए हैं जहाँ पर बाबर आजम खुद जो है डिसीजन ले नहीं पाए। कभी सिलेक्टर का मलबा जो है कप्तान पे डाल दिया, कप्तान का मलबा जो है वो डायरेक्टर साहब पे डाल दिया, उसके बाद फिर चेयरमैन साहब जो है वो मीटिंग के लिए गए थे, वहां से डाइवर्ट हो गई चीज़। तो प्लेयर को एक फ्लो में लेना चाहिए और कैप्टन जो होता है वो लड़ाता है इस चीज़ को। तो कैप्टनसी यहाँ से फ्लो में खराब हुई है। समीर साहब, अगर तो हो ना कि ज़का अशरफ साहब 4 साल से चेयरमैन हैं, तो फिर तो हम अभी ज़का अशरफ साहब को भी लताड़े। उनकी चेयरमैनशिप को अभी 4 महीने हुए और तकरीबन 3.5 साल से बाबर आजम इस टीम के कप्तान, स्याह सफ़ेद के मालिक, वो जिसको चाहते थे वो सिलेक्ट करते थे, वो जिसको चाहते थे वो ड्रॉप होता था। अब इस शिकस्त का जिम्मेदार मुझे तो इंतज़ाम और बाबर आजम ही नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए हसनैन, बात इस तरह है कि आप पाकिस्तान में हमेशा से एक मसला रहा है क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट के तब्दील होने के साथ उसकी पॉलिटिक्स, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उसने डायरेक्टली जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को मुतासर किया है। अब पिछले कुछ अरसे में बाबर तो 3 साल से कप्तान आ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेंज हुए हैं और उसमें कोई जो है वो पॉलिसी नहीं बन सकी, किसी को टाइम नहीं मिल सका कि उसके ऊपर काम करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बाबर तो कम से कम 3 साल से कप्तान थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ ज़रूर मुतासर करती है। तो आप मलबा अभी आपको तो इस वर्ल्ड कप ने ना सिर्फ बहुत से खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंसेस को एक्सपोज किया, बल्कि बहुत से खिलाड़ियों का जो मुस्तकबिल है वो हमें कोई ज़्यादा रोशन नहीं नज़र आ रहा। जब आप हारते हैं, जब जीतते हैं तो बहुत सी चीज़ों पे पर्दा पड़ जाता है, लेकिन जब आप हारते हैं तो ये चीज़ें जो है एक्सपोज होती है। हम क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम अफसरदा है और इसी के ऊपर बात हो रही है। जी ये बात। और फिर देखें सभी भाई, इसमें कि एशिया कप जब हुआ है उससे भी टीम चलती हुई आ रही है थ्रू आउट। आपने वर्ल्ड कप में तैयारी क्या की है? 3 चेंजेस हुई हैं सिर्फ। हसन अली आए, उसके बाद अब्दुल्ला शफी आए और बाद में वसीम जूनियर आए, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुई आप। तो यही तो है, आपने डगआउट में प्लेयर्स जो रखे हुए हैं वो कहाँ के लिए रखे थे? नहीं, चेंजेस को आप देखें, आप बाकी टीम्स की प्लानिंग्स देख लें, वो 3-3, 4-4 साल से प्लानिंग करी होती हैं। हम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारी ओपनिंग कौन करेगा। हमारे मिडिल ऑर्डर में वर्ल्ड कप के स्टार्ट में हमने खिलाड़ी ऐड किए जो लोग 4-4 साल से प्लानिंग करते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये जो है इस उन दीगर वजूहात के साथ ये बड़ी वजह है जो हमारी इस तरह से इबरतनाक शिकस्त का बायस बनी है। अच्छा सरफराज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप बहुत लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट भी खेले, फिर बोर्ड के साथ भी आप रहे, सियासत में भी आप रहे, लेकिन हर दफ़ा हमें वर्ल्ड कप के दौरान जाके याद आता है कि हमारी क्रिकेट कितनी ज़्यादा पीछे है। मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलवाता चलूँ, 92 में हमने फाइनल जीता, 96 में हम क्वार्टर फाइनल हारे, उसके बाद 99 में हम फाइनल हारे, 2003 में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2007 में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2011 का हम सेमीफाइनल हारे, 2015 क्वार्टर फाइनल, 2019 ग्रुप स्टेज और 2023 ग्रुप स्टेज, जहाँ पे भी पूरा जो है ना 9 टीमों का या 8 टीमों का मुकाबला हुआ, हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है कि 4 साल बाद हमें ये बातें ना करनी पड़े, 4 साल बाद हमारी टीम जो है वो अच्छी जगह पे पहुंची हो। देखें, जो हारने की आपने बातें की हैं, ये तो सारा जुआ ग्रुप था। उस वक्त वसीम अकरम था, 96, 99, वो सरेआम जुआ को करके मैच हारे हैं। फाइनल हम जीत सकते थे आसानी से, लेकिन वो इमरान भी चाहता था कि ना जीतें। उसके बाद आप देख लें कि वेस्ट इंडीज़ में जब इंजमाम कैप्टन था, उस वक्त भी हमने मैच हारा और उस वक्त गुलमर कत्ल भी हुआ इसी मामले में। उसके बाद फिर और 1-2 दफ़ा हम ये मैच हारे जब टीम साउथ अफ्रीका गई है। उस वक्त इंतज़ाम के ऊपर एक बयान आया, एक अख्तर रसूल ने बयान दिया, छपा अखबारों में। ये जब तौकीर जिया साहब थे, उस वक्त ये छपा था कि इंतज़ाम किसी इनिंग में 20 रन नहीं करेगा वर्ल्ड कप में। ये सारी चीज़ें छपी हुई हैं और मौजूद है। उसके बावजूद फिर इंतज़ाम जैसे आदमी को साथ रखा हुआ है। उसके बाद मैं फिर आपको ये बता दूं कि जब इमरान खान चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बने तो ही वाज पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने आके साहब अदारे ख़त्म कर दिए, उसके बाद क्लबें ख़त्म कर दी, एसोसिएशनें ख़त्म कर दी। तो उसके बाद तो कोई यंगस्टर प्लेयर आई नहीं, ना अंडर 19 थी, ना पाकिस्तान ए थी, ना कुछ थी। तो 6 टीमें बना दी और वही बूढ़े तोते उसमें थे। उसके बाद फिर
रमीज राजा साहब आ गए आपके हीरो, उसने एक जूनियर सी क्रिकेट शुरू कर दी, 1 करोड़ रुपया वहाँ ज़ाया कर दिया और कोई यंगस्टर पैदा नहीं किया और ना ही अदारे बहाल हुए। उसके बाद आप देख लें फिर नजम सेठी साहब आ गए, उन्होंने तो और गुल खिलाए ऐसे कि उन्होंने जो आदमी लेके आए हैं डरबी में कोचिंग कर रहा है, उनका कोच बना हुआ है और उसको ऑनलाइन वो कहता है मैं कोच बन के ट्रेनिंग दूंगा, ये करूंगा। और एक दिन पहले उसने ज्वाइन किया है जब अपना टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है। और इस तरह के जो चीज़ें आपने लगाई हुई हैं, इस तरह की टीम बनती है। और उसके बाद इंतज़ाम और ये आपका कैप्टन बाबर ने इन्होंने सारा कुछ संभाला हुआ था। चेयरमैन इसलिए बीच में नहीं आए, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी ये चीज़ इस्टेब्लिश है, इस वक्त मैं चेंज क्यों करूं, ताकि सारा चीज़ें चेयरमैन के ऊपर आएंगी बाद में कि इसने ये चेंज कर दिया वो कर दिया, तो उसी को कंटिन्यू किया है। तो ये मैं कहता हूँ पिछलों का बड़ा ज़बरदस्त कसूर है इनके ऊपर। एक तो मैं कहूँगा शकील शेख ने जो ड्रामे किए हुए हैं, और उसके बाद 4 माह जो आपने कहा ना कि चेयरमैन के गुजरे हैं पहले, उसमें उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में केसेस ही केसेस, लाहौर में केस के ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसके बाद केपी में केस, पिंडी में केस, बलूचिस्तान में केस, अब केस अभी भी नहीं ख़त्म हुए। तो अभी 3 माह का मैं बताना चाहता हूँ, या थोड़ी सी डिटेल जरा गौर से ये देख लें हसन रजा साहब भी, कि अब जो टीम इन्होंने दी है 3 माह में ये कैबिनेट ने फैसला किया है कि चेयरमैन डे टू डे काम करेगा, ये कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अब इसमें आप देखें कि जो मिनिस्ट्री है उसकी विजन होनी चाहिए। आईपीसी जो वहाँ बैठी हुई है, जो डेडली अगेंस्ट चेयरमैन के है, और वो कहते हैं कि चेयरमैन को कि हमारा आदमी सीओ लेके आओ तो हम आपको पक्का करवा सकते हैं। तो ये इख्तलाफ है। एक उन्होंने 50 करोड़ रुपया मांगा हुआ है पीसीबी से कि ये हमें ड्यू पैसे जो हैं नजम सेठी कम दे के गया है, बाकी ये पूरे करें। एक ये लड़ाई अलहदा लगी हुई है। अब उसके बाद आइंदा देखें, अगर इसके चेयरमैन के मौजूदा हाथ अगर बांध दिए, जो मिनिस्ट्री ने कहा है, कैबिनेट ने अप्रूवल की है कि ये कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आइंदा आपका टूर है ऑस्ट्रेलिया का, आपने नए जो ये डिजास्टर हुआ है आपने चेंजेस करनी है, कोई सिलेक्टर नए लाने हैं, टीम में चेंजेस है, कोई कोचेज नए लाने हैं, उसके बाद फिर पीएसएल आ रहा है, उसके लिए ठीक हो गया सरफराज साहब, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो आपके साथ डिस्कशन का सिलसिला रखेंगे। ख्वातीन वज़ात हम जब ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो हसन रजा साहब से भी गपशप लगाएंगे, समी भाई से भी पूछेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, और फिर सरफराज नवाज साहब के पास भी चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह जो है पाकिस्तान क्रिकेट को अब बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। बड़ी गर्मा गर्म डिस्कशन इस वक्त चल रही है। सरफराज नवाज साहब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और हसन भाई भी कोशिश कर रहे हैं कि आज छक्के लगाएं, और समी भाई तो साथ साथ जो है सिंगल डबल कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि सिंगल डबल करूं, क्योंकि जहां पे क्रिकेटर होते हैं वहां पे मेरे और समी भाई जैसे लोग जो है सिंगल डबल करते हैं। स्ट्रेट अवे हम चलते हैं मैच समरी के ऊपर और मैच समरी देखने की कोशिश करते हैं, और आज के मैच के ऊपर भी बात करेंगे। इंग्लैंड पुट 337 for 9 in 50 overs. Ben Stokes was amazing. 76 डिलीवरीज पे 84 रन बनाए। इसके बाद रूट की बात की जाए तो 16 72 डिलीवरीज। जॉनी बेस्टो 59 in 61 deliveries and David Milan 31 in 39 deliveries. When we talk about Pakistan bowling, look at the figures of runs. 3 for 64 in 10, 6.4 की इकोनॉमी। शुरू में बहुत महंगे रहे। हारिस रऊफ, when we talk about शाहिन शाह अफरीदी, आखिरी ओवर में इन्होंने भी तमाम तर खाते जो है वो क्लोज कर दिए। 2 for 72 in 10 एंड वसीम जूनियर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, 2 for 74 in 10 overs. एंड when we talk about पाकिस्तान बैटिंग, सलमान अली आगा टॉप स्कोरर 51, उसके बाद बाबर आजम 38 in 45 डिलीवरीज, रिजवान 36 in 51 डिलीवरीज एंड रऊफ, हारिस रऊफ 35 in 23 deliveries. And what a end of career for David Wille, 3 for 57 in 10 overs. एटिक्सन अच्छा इंक्लूजन था इंग्लैंड की जानिब से, 2 for 45 एंड राशिद 2 for 55। असल में आपके अगर मैच के हवाले से हम बात करें जी तो मुझे प्रिसाइसली बताइएगा। बॉलिंग की तो मैं सरफराज साहब से भी बात करूंगा, लेकिन हमारी जो बॉलिंग है वो सब कॉन्टिनेंट में हमारे फास्ट बॉलर्स भी बहुत यूज्ड टू होते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे बल्लेबाजों को स्पिन भूल चुकी है, इसी तरह फास्ट गेंदबाजों को फास्ट गेंदबाजी करना भूल चुकी है।
बिल्कुल ज़ाहिर बात है, फास्ट गेंदबाजी करना भूल चुकी है, क्योंकि फॉर्मेट हमने बताया ना कि अगर हाई स्टॉप की आप बात करें तो ऑलमोस्ट कंपेयर हम रन से करें, इकोनॉमी रन रेट अगर आप उनका देखें तो स्ट्राइकर बॉलर आपके ऐसे नहीं होते जो हर मैचेस में ऑलमोस्ट 10 ओवर में 70 से ऊपर रन दे रहे हैं। आज पहला मैच है ये, नवा मैच, जिसमें उन्होंने इकोनॉमी बॉलिंग में अगर देखें 64 रन दिए हैं और उसके बाद आउट किए हैं, मगर अब जो है वो पानी सर से निकल चुका था थ्रू आउट। चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन, फिर आप हर टीम में अगर देखें स्टोनिस जैसे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में है, उनके साथ ग्रीन भी खेल रहे हैं, उनके साथ 2 बैकअप पे फास्ट बॉलर भी रखे हुए हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, इसके बाद टिम सूडी हैं। हर टीम में 3 बॉलर्स तो आपके स्ट्राइकर होते हैं और 2-3 जो होते हैं वो बेंच पे बैठे होते हैं, ताकि इन केस कोई रिप्लेस हो जाए तो आप रिप्लेसमेंट लेके उनको अटैक करवाएं उनसे। तो हम वही इर्द गिर्द 3 बॉलरों के चक्रों में चलते हुए आ रहे हैं। हसन अली हमारे पास हैं, वसीम जूनियर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी, इसलिए उनको चांस मिल गया अगले 2 मैचेस में। अदरवाइज अगर वो मैच भी ना खिलाते साउथ अफ्रीका में, अगर वो बॉल ना करते तो ये लास्ट के 2 मैचेस भी नहीं खेलते वो। तो हम 3 स्ट्राइकर बॉलर से खेल रहे हैं। शाहीन शाह एक वाहिद बॉलर हैं जो आपके स्ट्राइकर बॉलर रह चुके हैं, तो कहीं नजर ही नहीं आ रही आपकी बॉलिंग अटैक। हर टीम में आपके पास 3-3, 4-4 बॉलर होने चाहिए। आप एक ही बॉलर को जो है वो रगड़े जा रहे हैं। शाहीन को देखें किस तरह से इंजरी का शिकार हुए वापस आके, तो एक्सपेक्टेशन से वही हो रही है कि शाहीन जो है हर मैच में T20 वाली बॉल वो के राहुल को, रोहित शर्मा को करें और नए बॉल से वही विकेट लें, एंड पे भी आए तो एंड की ओवर भी करें और वही विकेट लें। तो क्रिकेट ऐसे 50 ओवर की नहीं होती है। हम यही बोल रहे यार थे कि T20 में आपको 4 ओवर फेंकने होते हैं, 50 ओवर्स में आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं। 10 ओवर के लिए आपको गेम प्लान बनाना पड़ता है। गेम प्लान यही था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलर्स फिर बचे जिस तरह से स्टॉक बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास कैमरन ग्रीन, स्टोनिस, बहुत सारी चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन आ रही है। तो पाकिस्तान में वो वेरिएशन हमें नजर नहीं आई है। फिर हम अल्लाह अल्लाह करके कोशिश कर रहे थे कि फ़खर जमान शायद आज भी सेंचुरी करेंगे, तो लोगों की गलत फहमी है ये क्रिकेट है, ये कोई मजाक नहीं है। क्रिकेट में आप 2 सेंचुरियां करी हैं और फ़खर जमान की वजह से इफ एंड बट चल रहा था, अदरवाइज आप टूर्नामेंट से कब के आउट हो चुके हैं। आप डीएल मेथड पे जा रहे हैं। आपका रन रेट थ्रू आउट देखें, 9 मैचेस में कहीं भी रन रेट आपका 8-9 टीमों में देखें रन रेट कहीं भी प्लस में नहीं गया आपका थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अच्छा समी भाई, बॉलिंग की तो प्रिसाइसली मैं समझता हूँ कि सरफराज साहब सबसे अच्छा जवाब देंगे, लेकिन बीइंग ए एनालिस्ट आपको क्या लगता है कि हमारी बॉलिंग के साथ गलती क्या हुई? कहाँ पे हम जिन बॉलर्स को सुपरस्टार समझ रहे थे वो बेसिकली सुपरस्टार निकले नहीं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, बॉलिंग से पहले साहब ने पहले कहा, मैं पहले भी कहा है कि थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे भी जाएं और हम ये देखें कि आपने जो हमने सेमीफाइनल के लिए पिछले वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई किया था, लेकिन निस्बतन बेहतर क्रिकेट खेली थी। इस दफ़ा भी हमने क्वालिफाई नहीं किया और जो 4 टीमें आपकी सेमीफाइनल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्होंने वाज़े तौर पे हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है। वो 300-350 रन हर दूसरे मैच में करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम इस चीज़ में हमारी शदीद कमी रही है, हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और दूसरी बात, अगर आप बॉलिंग लें, बैटिंग लें या कैप्टेंसी लें, मैं ये समझता हूं कि हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी रही है। आपके पास कितने प्लेयर्स हैं जो 100 या 100 से ज़्यादा वनडेज खेल चुके हुए हैं? ठीक है, तो इसके और बाबर को जो हमें इस वक्त जहां पे, जैसे हसन भी कह रहे थे, आपको नज़र आता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो घबरा जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनके साथ एक हो जो उनको कम से कम ये गाइड करता है, तो आज हम उस पर ना आते। बॉलिंग की जहाँ तक आप बात करते हैं, देखें हम हमेशा से अपनी इसी बॉलिंग के ऊपर हम जो है फन्ने खान बने हुए थे। हमने सारी दुनिया को कहा कि, और जब हमारे शाहीन ने ऊपर से 2-10 ओवर में आउट कर लिए, डबल डब्ल्यूज के पास या पहले सरफराज साहब होते थे और उसके बाद वकार वसीम के बाद, अगर हम ऊपर आउट कर देते हैं तो हम उस गेम में रहते हैं। अगर हम ऊपर आउट नहीं करते तो हमारा यही हाल होता है। हम अब देखें, अल्लाह ने तो हमें बचाया, आज हम अफगानिस्तान से भी नीचे आ रहे थे। अगर हम थोड़ा सा और जल्दी आउट होते, हम अफगानिस्तान से भी पॉइंट्स टेबल पे नीचे आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें हैं मिलके उन्होंने जो है आज हमें स्टेज पे ला के खड़ा किया। और जिस तरह सरफराज साहब ने जो बातें की हैं, इस पे सोचना चाहिए। जिस तरह वो कह रहे हैं मिनिस्ट्री का किरदार और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात करना, तो चेयरमैन उस चीज पे फोकस करेगा या वो टीम को लेके आगे चलेगा? अच्छा सरफराज साहब, आपकी तरफ आता हूं। मुझे सबसे पहले बॉलिंग के हवाले से भी बताइएगा कि हमारे बॉलर्स को हो क्या गया है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि ऊपर से फास्ट बॉलर आके विकेट ना लेंगे तो फिर नीचे से हमारे स्पिनर्स फेल हो जाते थे। अगर फास्ट बॉलर्स विकेट नहीं लेते थे तो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बड़ा स्ट्रांग होता था। फिर आज वक्त यह आ चुका है कि अगर ऊपर से विकेट्स ना आए तो फिर हमें जाके कोई 30 ओवर्स के बाद जब दूसरी टीमें मारना स्टार्ट करती हैं तो फिर थोक के हिसाब से विकेट मिल जाते हैं। वैसे वो हम डिजर्व नहीं कर रहे होते, हमारे बॉलर्स डिजर्व नहीं कर रहे होते कि उनको वो विकेट मिले। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फास्ट बॉलिंग जो है वो पेयर्स में चलती है। अगर पेयर आपका ठीक नहीं है तो एक तरफ से अच्छा भी बॉलर हो तो वो ऑर्डिनरी बन जाता है, अगर दूसरी तरफ से बॉलर अच्छा ना हो। जब से ये अनफिट हुआ है आपका फास्ट बॉलर दूसरा, क्या नाम है उसका, नसीम शाह।
उसके बाद आपकी फास्ट बॉलिंग ही ख़त्म हो गई है। अब आप देखें, आपके पास फास्ट बॉलिंग में नया गेंद बॉलिंग कराने वाले कोई नहीं है। एक तरफ से तो आपका शहनशाह अफरीदी है, दूसरी तरफ से है ही नहीं। दूसरी तरफ से हर बार जब ये अब बाद में हसन रजा को लेके आए तो सॉरी ये लेके आए अपना हसन अली। जी हसन अली को 2 साल के बाद लेके आए, तो ऑल ऑफ ए सडन वो आ गया। तो उसका भी इतना तजर्बा नहीं था फर्स्ट क्लास में, वो तो ऐसे काउंट्री में क्लब क्रिकेट वाला मामला चल रहा था। तो उसमें तो फिर ये जो आपका रऊफ है, इसको नया गेंद दिया गया। इसने हर पहले 2 ओवरों में ही 30 रन दे देता था, तो दूसरी तरफ से प्रेशर ख़त्म हो जाता था। एक तो ये बड़ा नुस्खा। उसके बाद फिर आप 4 तेज़ बॉलर ही लेके गए हैं। अगर 4 बॉलर को तो ऑस्ट्रेलिया हर मैच में खिलाता है तेज़, 5वां बॉलर ही नहीं आपके पास है। और उसके बाद फिर आप ढूंढते रहे हैं कि आप क्या करें। और उसके साथ एक ज़मान को लेके गए जो एक रोज़ा मैच में डाइंग आवर्स में अच्छी बॉलिंग करता है, उसको आपने रिजर्व में रख दिया। ये मैं कहता हूँ कि इंतज़ाम ने जो टीम बनाई है, दोस्ती यारी की टीम थी, और जो कमीशन लेनी थी 30% प्लेयरों से, ये वो ज़्यादा लोग थे। तो इसलिए मैं कहूँ उसके बाद फिर पहले ये कमज़ोर टीमों से भी खेलते रहे हैं, और उसके बाद ये नंबर 1 बन गए, और उसी नंबर 1 के चक्कर में ही ये फिरते रहे हैं। 3-4 साल से ये जो बाबर कैप्टन बना है, इसने डेवलपमेंट ही नहीं कोई होने दी। दूसरी तरफ से इमरान खान ने जो अदारे ख़त्म कर दिए, और उसके बाद अंडर 19 क्रिकेट ख़त्म हो गई, क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई, एसोसिएशनें ख़त्म हो गई, और सिर्फ क्रिकेट 6 एसोसिएशनें बना के, और बूढ़े पोते ज़्यादातर उसमें थे, तो वहाँ से डेवलपमेंट ही नहीं हुई। तो मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को आप बेहतर किया जाए। आप प्राइम सरफराज साहब, एक मैं आउट ऑफ द बॉक्स सवाल करूंगा आपसे कि जब हसन रजा साहब ने एक बात कर दी बॉल के हवाले से, तो उसके ऊपर तो पाकिस्तान के सारे लेजेंड्स टूट पड़े, पाकिस्तान का मीडिया टूट पड़ा। लेकिन पिछले 2 दिन से वरिंदर सहवाग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान जिंदा भाग, मतलब इंडिया से आप जिंदा भाग जाओ अब। और उनके बयान के ऊपर मुझे कोई भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, वो मुझे रिएक्शन देते वो नजर नहीं आए। तो आप वरिंदर सहवाग के हवाले से क्या कहेंगे कि आपकी बात सुनी जाती है इंडिया में भी? नहीं, देखें जी, सारे चैनल जाते हैं वहाँ पे, हम भी उनके चैनल देखते हैं, सुनते हैं क्या वो कर रहे हैं। फिर आपस में जो टाकरा होता है उसमें तो बातें जाती आती हैं ना, उनके भी लोग हैं, हमारे भी होते हैं। तो हसन रजा ने अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, तो मैं चैनलों के ऊपर हैरान हूँ कि इतने सीनियर प्लेयर इतने बेवकूफ़ बने कि हसन रजा ने तो मजाक किया है, तो वो उनको यकीन बना के इस तरह की बकवास शुरू कर दी उन्होंने। और सरफराज साहब, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप भी लेजेंडरी बॉलर रह चुके हैं अपने ज़माने में माशाल्लाह से। मुझे ये बताएं कि 2 साल से एक बॉलर जो हैं वो एशिया कप में अनफिट हुए हुए थे, उसके बाद वहां से खेल के आए एक बॉलर्स ने। जब आईपीएल होती है, जब इंडियन क्रिकेट होती है, वहां पर 132 से बॉल जा रहा है, और यहाँ पर एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक वही बॉलर जो हैं, जहां पर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, ट्रेंट बोल्ट, टिम सूडी फास्टेस्ट बॉलर खेल रहे हैं, उनकी बॉलें इतनी तेज क्यों नहीं गई? ये मुझे बताएं कि उनकी 132 से बॉल जा रही थी, और यहाँ पर बॉलें आप देखें किस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स की, शाहिन शाह जितने बड़े बॉलर्स हैं, इनकी बॉलों में उनकी बॉलों में क्या फर्क होता है? पिचेस का मामला था या बॉलों का मामला है? ये देखें, सबसे ज़रूरी है लाइन और लेंथ। अगर आपने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है तो एक्स्ट्रा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिच के मुताबिक आपने बॉलिंग करनी है। अब ये ऑस्ट्रेलिया अगर हो तो वहाँ ये बॉलिंग कामयाब नहीं होगी। इंडिया की पिचें ऐसी हैं, स्पिनर और लो बाउंस की जो बॉलिंग है वो ज़्यादा कामयाब होती है, और विद इन द लाइन विकेटों के अंदर बॉलिंग करे। हमारे बॉलर देखें, हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर कर रहा है, लेफ्ट स्टंप के बाहर कर रहा है, उसको कट मार लो, लेग पे ग्लांस कर दो छक्के। और उसके बाद आपका शहनशाह अफरीदी ये भी लाइन और लेंथ में नहीं कर रहा, इसने भी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड लेग स्टंप पे, तो वहाँ तेज ज़्यादा अगर आप करेंगे तो मीट ऑफ द बैट से फौरी तौर पे चौका छक्का होगा, तो उसके बाद तो फिर लाइन आपकी डिस्टर्ब रहेगी। बेहतर है कि लाइन और लेंथ रखें, उसके बाद विद इन द विकेट जोर लगाना है, तो गेंद स्टंप के अंदर रखे, उसको मारना मुश्किल होता है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादातर कामयाबी फास्ट बॉलरों की है,
और उनको तजर्बा है मुख्तलिफ पिचों में। अच्छा सरफराज सरफराज साहब, एक सॉरी, एक श्रीलंका में भी, फिर श्रीलंका में भी डिस्कशन हसन भाई थोड़ा सा दूर चली जाएगी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं हसन भाई से, क्योंकि ये डिस्कशन जो है इस वक्त दूर चलेगा। सरफराज साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं और जो इंडिया में सुने भी जाते हैं, लेकिन जब इंडिया का कोई क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर हमारे सीनियर्स खामोश क्यों हो जाते हैं? जो टीवी चैनल्स पे बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स को जवाब नहीं देते, इंडियन टीवी चैनल्स को जवाब नहीं देते और उनके बयान पे फिर खामोश हो जाते हैं। ये कोई देखो, ये तो आम बात है। रमीज राजे की सारी इनकम इंडिया की है, वसीम अकरम की सारी इनकम इंडिया की है, तो वो कैसे इनके खिलाफ बात करेंगे? इस तरह एक दो और प्लेयर हैं जो बोलने वाले हैं, वो इंडिया में ज़्यादा उनको शौक़ है कि जाके कमेंट्री करें, पैसे कमाएं, तो वहाँ फिर ये अगर बोलेंगे तो ब्लैकआउट हो जाएगा इनका। और दूसरे फिर मुल्कों में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना है कि ये जो मीडिया राइट्स हैं इंडिया के पास ज़्यादातर हैं, ये उनको वहाँ से भी ये यूएई हो या जहाँ भी हो उनको फारग करा देंगे। तो इसलिए ये इंडिया का दम बढ़ते हैं। ये नेशनलिस्ट नहीं है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान के लिए लड़ मर जाएं और कुर्बानियाँ दे दें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज ही है जो कुर्बानियाँ दे रही है और हमारे लिए बॉर्डर के ऊपर जाने दे रही हैं, शहीद हो रहे हैं। ये क्रिकेटर में इतना मैं कहता हूँ कि है ही नहीं हिम्मत। ये पैसे के लालची हैं। ये जुआ का देख लें, इंतजाम को देखें, वो हर तरह से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा कि पीसीबी में नहीं होना चाहिए था। अब चेयरमैन के ऊपर मैं नहीं बात करना चाहता, उनको भी गाइड किया गया होगा। जो मिसबा को इंचार्ज लगा दिया शुरू में, वो इसलिए कि इमरान ने इसको जब 2019 में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच और क्या क्या हर चीज़ किस्म का चार्ज इसको दे दिया। उसके बाद टीम इस तरह तबाह हुई है और वहाँ से जो तबाही है आपके सामने बैकअप प्लेयर ही नहीं है, कोई ना कोई बॉलर है ना कोई स्पिनर, कोई निकला ही नहीं है। जो थे वो भी ख़त्म हो गए और उसके बाद फिर जो लोग आगे आए उन्होंने भी तबाही की है। जी ठीक हो गया। सरफराज नवाज साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हसन भाई, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस पर आपके पास ही आएंगे और कुछ और भी चीज़ें आपसे पूछनी है, और जो छोटी सी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो छोटी सी चीज़ भी आपसे पूछेगा, पूरा आपको वक्त देंगे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और इससे पहले सरफराज नवाज साहब ने बहुत सारी बातें की है वरिंदर सहवाग के हवाले से, और अब मैं चाहूँगा कि हसन रजा साहब भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें। जी हसन भाई। मैं एक चीज़ मैं ये बता रहा था, सरफराज नवाज जो है नो डाउट लेजेंडरी रह चुके हैं अपनी क्रिकेट में। 9 विकेट्स लिए उन्होंने आउट करे अपने कैरियर में भी, और दहशत थी इनकी अपने ज़माने में बॉलिंग में, नो डाउट। मगर उन पिचों पे, ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड में, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर बैटर्स जो हैं डरते थे इनसे। मगर मैं यही बात कर रहा था कि सिराज वो बॉलर हैं जो एशिया कप में उन्होंने श्रीलंकन टीम को आउट किया, 50 रन पे टीम वहाँ पर भी आउट हो गई। उसके बाद जो 50,000 डोनेशन उनको मिली थी, उनको जो मिले कैश प्राइज, उन्होंने सिर्फ बॉल पे नहीं दिया, उन्होंने पिच क्यूरेटर को दिए हैं, ग्राउंड स्टाफ को दिए हैं। नो डाउट उनकी मेहनत भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, मगर कभी ऐसा प्लेयर किसी ने आपने देखा है कि अपना पीसीबी अनाउंस करता है, बोर्ड अनाउंस करता है, कभी भी इंडिविजुअल प्लेयर अनाउंसमेंट नहीं करता। इट मीन्स के कुछ तो होगा ना, इसलिए जो $50,000 सिराज ने पूरे ग्राउंड स्टाफ को वहाँ पर जो है ये दिया। उसके बाद फिर एशिया कप हो गया, फिर वर्ल्ड कप की तैयारी हुई, तो वर्ल्ड कप में ये चीज़ आई। हम यही बात कर रहे हैं इसलिए। और फिर उसके बाद सहवाग जैसे हो गया, इंडियन बोर्ड ने दिया सर, बीसीसीआई ने दिया, सिराज ने नहीं। बीसीसीआई ने दिया ना, एक बॉलर पे दिया, बीसीसीआई ने अगर दिया, सिराज नहीं दिया, समझ लें बीसीसीआई और सिराज एक ही हैं। और एशिया कप भी एक ही है और वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो भी एक ही सहवाग है। के बयान के हवाले से सरफराज नवाज का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया कि हमारे क्रिकेटर क्यों नहीं बोलना चाहते। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? सीनियर्स हैं, सारे खेले हैं, हम भी खेले हैं अगेंस्ट, वो भी खेले हैं, जितने भी खेले हैं, मगर वही अफसोस होता है मुझे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक रिस्पेक्टेबल प्लेयर हो आप, दुनिया में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, हमने भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, मगर ये गलत चीज़ें ऐसी कि सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पर आप एक दूसरे को स्लैजिंग कर रहे हो, ये जेद नहीं देती। इनसे सहवाग जैसे और भी बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के रह चुके हैं, हमारे दौर में भी खेले हैं। आज श्रीनाथ जो थे वो मैच रेफरी बने हुए हैं, प्रसाद भी, सारे लोग वहाँ पर हैं। मगर ये बहुत बुरी चीज़ है कि आप डायरेक्टली बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। वो गैडेट इंग्लैंड भी टीम थी ना, वो भी हारी थी, उन्होंने तो ये चीज़ें नहीं बोली। दूसरी बांग्लादेश के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, श्रीलंका के साथ जो इंसिडेंट हुआ, यानी कि क्रिकेट की हिस्ट्री में टाइम आउट हो गया एक प्लेयर के सामने। उसने एक लफ्ज़ निकाला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 15 साल के कैरियर में मेरे साथ ये हैपन हो गया, मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में ये हैपन कभी नहीं देखा है। तो इंडिविजुअली जो है किसी को अब्यूज़ करना ये गलत चीज़ होती है। आप अपनी कंट्री को, जो भी प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट
आप दिखाएं और बर्दाश्त करें चीज़ों को। सर, आप वरिंदर सहवाग की स्टेटमेंट तो आपने भी देखी होगी, इस हवाले से आप कुछ ऐड करें फिर आगे चलते हैं। जो हरकतें इंडियन गवर्नमेंट की होती है ना, तो हमें इंडियन खिलाड़ियों में भी वही चीज़ें नज़र आती हैं। और मैं तो ये इसको सीधा ये कहूँगा, अगर कोई खिलाड़ी नहीं बोलता तो ये उसकी अपनी मर्जी है कि ये आपकी तरबियत होती है, आपका ये ब्रॉटअप होता है। आपको कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी, आपको देखें अभी सरफराज साहब ने बात की है, कितने डिसेंट अंदाज में करेंगे और खिलाड़ी करेंगे, ऐसी हरकतें करते हुए नहीं नजर आते। क्रिकेट तो हार जीत तो हर खेल का हिस्सा है, कभी आप जीतेंगे कभी आप हारेंगे। तो अगर वीरेंद्र सहवाग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदा भाग, तो हमें वो टाइम याद है कि इंडिया शारजा से भी भाग, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कप से भी भाग, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से हमेशा भाग। नहीं तो फिर आप क्यों भाग गए एशिया कप से यहाँ पर आगे? एशिया कप हुआ था ना, होस्टिंग की थी पाकिस्तान ने, हमने लोगों में लगाया अपना आपको, तो बीसीसीआई को और आईसीसी जब को इनका दिल करता है तो ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स को घुसा देते हैं। जब इनका दिल करता है, हमें वो वक्त याद है जब शोएब अख्तर बॉलिंग किया करते थे और गंगुली जो है वो आपको नजर आता था कि वो खौफ था। हमने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। हमने ऊपर नीचे इनको, अभी भी अगर आप देख लें 70 से ज्यादा वनडेज हम जीते हुए हैं, 50 से ज्यादा ये जीते हुए हैं। बातें आप इनकी सुन लें तो आपको लगता है कि ये 500 से ज्यादा। नो डाउट बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे पैसा है, इसी चीज का उनको घमंड है, लेकिन गरूर का सर एक ना एक दिन नीचे होता है। और जो हमें इस नॉकआउट स्टेज में जरा नीचे नजर आ रहा है, नीचे आता हुआ। ठीक हो गया जी, इंडिया इनको नॉकआउट स्टेज में नीचे आता हुआ नजर आता है। मैं स्ट्रेट अवे चाहूंगा सरफराज नवाज साहब के पास। सरफराज साहब, अब इंडिया से थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब आते हैं। आपने पाकिस्तान की बैटिंग भी देखी, आपने पाकिस्तान के स्पिनर्स भी देखे और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप भी देखी। क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि आपको नियर फ्यूचर में अब पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहे खेलते हुए? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम ने जाना है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर ये आप देख लें, क्योंकि ये तो ओडीआई हुआ है, टेस्ट मैच वहाँ पे अभी शुरू होंगे ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की जो पिचें हैं, अनलाइक डिफरेंट पिचें हैं, वहाँ पे हार्ड बाउंस की पिचें हैं और वहाँ पे बॉलर की जो पाकिस्तान टीम की पहले तो फिटनेस देखनी पड़ेगी कि फास्ट बॉलर की फिटनेस है क्या, क्योंकि वहाँ की इतनी हार्ड पिचें हैं कि अगर मोर देन 100% फिट ना हो आप, तो आपका सर्वाइवल ही नहीं है वहाँ, आपकी टांगें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ आपने देखा है बॉलर 2 ओवर 4 ओवर करा के बाहर बैठ गया, पानी पी लिया, कोई केला खा लिया। ये मामले इस तरह के नहीं होने चाहिए। आपको जैसे हम खेलते थे 1 घंटे के बाद पानी होता था, कोई ग्राउंड के अंदर केला नहीं आता, खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें इसलिए इनको इतना सॉफ्ट बना दिया है कि 2 ओवर और 4 ओवर ये करके बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारा सिस्टम बदलना चाहिए। और उसमें मैं कहूँगा कि जो अब बोर्ड के जो पुराने लोग हैं। सरफराज साहब, मैं एक ऐड करना चाहूंगा। आपको याद है कल श्रीलंकन बोर्ड को फारिग कर दिया गया है। अब जिस तरह श्रीलंकन बोर्ड को फारिग किया गया, उनकी जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रही थी। पीसीबी में भी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवीन करती है, आईपीसी मिनिस्ट्री करती है, और स्पेशली जो सेक्रेटरी साहब आजकल हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरवीन करते हैं। तो क्या समझते हैं, क्या अगर इसी तरह इंटरवेंशन होती रही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी खतरा तो हो सकते हैं? बिल्कुल 100% खतरात होंगे कि आईसीसी ने तो कंडेम कर दिया है श्रीलंकन क्रिकेट वो जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम तो आइंदा जो मीटिंग है 18 से 21 तारीख की, ये वर्ल्ड कप के बाद जो पहला उनका प्रेसिडेंट था उसी को इनवाइट किया है। और ये जो नया राना टूंगा इसको कंडेम कर दिया है कि वी डोंट एक्सेप्ट दैट, जो इलेक्टेड आपका आदमी है वो ही आएगा। तो ये तो चीज़ वाज़ेह सामने आ गई है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अब नया कैप्टन, मेरा ख्याल है कि 2 आपके पास चॉइसें हैं। एक तो आपके पास है ये, मेरा ख्याल है कि ये जो सरफराज है, सरफराज अहमद, ये अभी चैम्पियन ट्रॉफी भी जीता है पाकिस्तान में, जो ट्रॉफी हुई है वो भी फाइनल जीत के आया है, परफॉर्मेंस भी इसकी है। एक तो ये है। दूसरा मैं कहूँगा अगर वाइस कैप्टन का अगर सोचना है तो शान मसूद को कंसिडर करें, क्योंकि उसको मोनोपोली बना के इन्होंने सबसे इसको बाहर कर दिया था। हालांकि वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा स्कोर भी किया, काउंटी का कैप्टन भी बना दिया गया, पढ़ा लिखा भी है। तो इस तरह का ये एक तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं कहूँगा कि जो बोर्ड में जो ऑफिशियल्स हैं जिस तरह के जो अपना, उनमें एक अच्छी कमेटी बनानी चाहिए, जिनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। उसमें सिलेक्शन कमेटी भी होगी, उसमें ये इकबाल कासम है, उसमें सुहेल है, आमर सुहेल है। उसके बाद फिर जो सिलेक्शन है उमर गुल है, शुएब मोहम्मद है,
उसके बाद मोहसिन हसन खान है, सलीम अल्ताफ़ है जो एक्सपीरियंस भी है, इन लोगों की कमेटी बनाए ना, जो डाई हार्ड हैं फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान का दम भरते हैं हमेशा। तो अगर आप दूसरे लोगों को ऐसे इधर उधर से जमा करेंगे, ये पुराने जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सारे आजमाए हुए हैं। तो भाई इन्होंने क्रिकेट की जो किया है, वकार यूनुस 5 बार क्रिकेट बोर्ड में आया है, हर बार क्रिकेट बोर्ड की तबाही हुई है। उसके बाद अब सकलैन था, दूसरे थे, इन सब ने तबाही की हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये नए चेहरे लेके आए ताकि जो पाकिस्तान की फ्यूचर की क्रिकेट बेहतर करें, मोनोपली ख़त्म हो। तो मैं कहूँगा जाके दूसरा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की पिचें बेहतर करें। पिचों का इसलिए कि बाहर मुल्कों में ये खेलती हैं, अब आप देखें टेस्ट मैच जो है 3-3.5 दिन में ख़त्म हो जाता है पिचों की वजह से। हमारी पिचें हैं कि 4 दिन का मैच एक इनिंग नहीं ख़त्म होती। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है कि बैट्समैन जो हैं वो अपने लिए पिचें बना लेते हैं। थोड़ा सा ग्रीन बनाए, सपोर्ट करें बॉलर को भी, बैट्समैन को भी, इस तरह की पिचें बनाए ना, ताकि बाहर के मुल्कों में जब ये खेलने जाती हैं इनको तजर्बा होम ग्राउंड से ही हो। जी हसन भाई, जिस तरह मैंने सरफराज साहब से बात की, सरफराज साहब ने तो और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर दी। हालिया वर्ल्ड कप में आपसे भी सवाल यही है और समी भाई से भी यही सवाल होगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अब बस है, उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे बंद होने चाहिए जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं? देखिए, बंद तो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में पता नहीं लगता है यहाँ पर जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इन एंड आउट रहती है, वापस दोबारा 2 साल बाद 3 साल बाद आ जाती है, तो प्लेयर का तो राइट बनता है, वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रेड एंड बटर प्लेयर के क्रिकेट ही है, और वो डोमेस्टिक में चले जाएं पाकिस्तान टीम के बाद, वहाँ परफॉर्म करें। सरफराज भी तो वहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से कायम ट्रॉफी जिताई है उन्होंने। तो ग्रास रूट स्ट्रक्चर की जो बात करें, बड़ी अच्छी बात की है सरफराज भाई ने कि आपकी 6 रीजनें बनी हुई हैं। एक ज़माने में आप देखें तो 500, 550, 600 प्लेयर खेलता था, आज वो 200 प्लेयर खेल रहे हैं, और वो प्लेयर वही खेल रहे हैं जो एसोसिएशन से अपने खेलते हुए हैं या एसोसिएशन से भी नहीं खेले, अंडर 19 वर्ल्ड कप प्लेयर खेल के आया हुआ है और उसको फर्स्ट क्लास खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम से जो ड्रॉप होता है वो फर्स्ट क्लास खेल रहा होता है। मिसाल के तौर पे अहमद शहजाद हो गए या उमर अकमल जैसे प्लेयर्स हो गए, इनकी रिप्लेसमेंट में प्लेयर डोमेस्टिक का कोई अंडर 19 वाला भी आएगा ना, तो कोई कोच सोच के खिलाता है कि यार इसकी रिप्लेसमेंट में ये प्लेयर नहीं खिला सकता मैं। तो यही प्रॉब्लम हो रही है ग्रास रूट लेवल पे। फिर आप मौका नहीं देते प्लेयर को, उसको स्टैब्लिश नहीं करते सही ताकि आगे चांस दें। फिर एक बात कर रहा हूँ कि शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स लिस्ट ए के मैचेस वो 2018 में जो है वर्ल्ड कप खेले थे 19 का। उसके बाद अली जरियाब एक लड़के हैं, उन्होंने भी 2018 में पार्टिसिपेट किया 19 वर्ल्ड कप में। ही इज नोवेयर और वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। शुभमन गिल जो है वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, 123 मैचेस उन्होंने खेले, और फिर वो एक ग्रासरूट लेवल का प्लेयर वो कहाँ जाएगा? वो मेरे ख्याल में ढूंढ रहा होगा कि पाकिस्तान का लेवल में कहाँ जाके ढूंढूं, कहाँ पर। फिर वहाँ से जो हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो 2-3 सालों में काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो माइग्रेट करके बाहर चले गए, इसी वजह से गए कि उनको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। तो प्लेयर के साथ यही चीज़ें हैं। समी भाई, आप क्या समझते हैं कौन कौन से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो आपको फ्यूचर प्लान्स में पीसीबी के नजर नहीं आएंगे? देखें, तो खिलाड़ियों को खुद भी पता है। और थोड़ा सा आप एक और काम भी ऐड कीजिएगा इसका सवाल के बाद कि जैसा सरफराज साहब ने कहा पिचेस ठीक करनी होगी, आपने वर्ल्ड कप पूरा देखा होगा, हमें ग्राउंड्स ठीक करने की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप पीसीबी के साथ एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल। आप खिलाड़ियों की पहले बात कर रहे हैं तो बहुत से खिलाड़ियों को अपना भी पता है, टीम मैनेजमेंट को भी पता है, कप्तान को भी पता है। और ये जैसा हसन ने कहा है ना कि इस तरह नहीं होता, आप किसी के दरवाजे बंद नहीं करते, मैनेजमेंट चेंज होती है, जो टीम से बाहर होता है वो आगे कप्तान बन जाता है। लेकिन आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, और मैं तो समझता हूँ नाम अगर मैं लूँ तो हारिस रऊफ़ हैं, शादाब हैं, फिर आपके नवाज़ हैं। अभी तो ट्रॉफ़ी कंक्लूड हो चुकी है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, लेकिन पाकिस्तान कप जारी है, लिस्ट ए के मैचेस हो रहे हैं, तो उनको उधर जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और अगर फिर वो परफॉर्म करते हैं, जैसे हसन अली आए थे दोबारा टीम में, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के टॉप विकेट टेकर हुए थे, और सरफराज ने ऐसा परफॉर्म किया है, तो ये प्लेटफॉर्म होता ही इसलिए कि जो नीचे से परफॉर्म करेगा वो ऊपर आएगा। आप जहाँ तक उसकी बात है, पिचेस ठीक करने की बात है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सख्त ज़रूरत है, हम उसके लिए फ़ंड रखते हैं, उधर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, नई मैनेजमेंट आती है, वो प्लानिंग करती है, फिर कुछ और हो जाता है। पिचेस सरफराज साहब जब बात कर रहे थे तो मैंने सुना है कि ठीक है बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन इस इंडिया में तो हमें उन पिचेस की भी ज़रूरत नहीं थी, हम अपने जैसी ट्रैक्स और इन्हीं विकेट्स पे खेल लेते। अगर हमने पिचेस बना के फिर ऐसा परफॉर्म करना है तो फिर पिचेस को छोड़ें और हम अपनी जो टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करें, और ग्रास रूट से जो नीचे से आए कि हमारे पास बैकअप में कोई प्लेयर्स हों, और बैकअप में हमारे पास थोड़ा कुछ इस तरह हो। ठीक हो गया। सरफराज साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपको वैसे तो हम इंशाल्लाह तंग करते रहेंगे, अभी एक हफ्ता पूरा बाकी है इस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में। ये बताइएगा कि आपको अब कौन सी टीम हॉट फेवरेट नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप में? जरा जल्दी से बताइएगा, प्रोग्राम खत्म होने वाला है।
मुझे तो इंडिया नज़र आ रही है कि इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तमाम अप टू डेट है, और बाकी उनकी होम ग्राउंड है, होम पिचेज हैं, उसका कुरेटर फिर अपना है, तो सारी सारी चीज़ें चीज़ें हैं और फेवर में जाती हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि दे कुड बी द बेस्ट टीम चारों टीमों में से। ठीक हो गया। सरफराज साहब ने इंडिया बता दिया। हसन भाई आप कौन सी टीम के साथ जाएंगे? दुनिया को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ही है। अच्छा, हाँ, दुनिया यार, को अभी पता है। वीडियो में आप ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा 2023 वीडियो में आप ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहे थे, 2023 का ये बहुत कॉमन सा सवाल है ये। नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो वीडियो आएगी। में आप ऑस्ट्रेलिया नहीं बता रहे थे। मैं बता रहा था आपको, मगर जितना फेवरेटिज्म वहां पर मिल रहा है, चीजें हो रही हैं जो हो चुकी हैं, दुनिया को भी पता है, तो ऑस्ट्रेलिया अभी फेवरेट जो है इंडिया ही है ऑलमोस्ट। सर उनको होम ग्राउंड और होम क्राउड के अलावा बहुत से एडवांटेजेस हैं, उसके बावजूद मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये साल उनका है, इस दफ़ा वर्ल्ड कप वो उठाएंगे। ठीक, सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें अपना कीमती वक्त से नवाजा। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर हमने कल सवाल आप पे छोड़ा था कि कौन होगा विनर, तो उसका जवाब जो है मैं आपको अभी दूँ। से पहले कि मैं जवाब दूँ, समी भाई आपकी तरफ एक दफ़ा फिर आऊँगा। कल एक मैच है जिसको हमने डिस्कस ही नहीं किया, नीदरलैंड वर्सेस इंडिया का। आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं, मुझे बताइएगा कि कल के मैच में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, वो तो आपको पता है, इंडिया 8 मैचेस जीते हुए आ रही है, तो उसने तो मैच आराम से जीत जाना है, और इस मैच का ना पॉइंट्स टेबल पे कोई फ़र्क पड़ना है, क्योंकि वो वैसे ही पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे हैं, और नंबर 4 न्यूजीलैंड के साथ वो खेले हैं, सेमीफाइनल भी डिसाइडेड है। तो ये वैसे ही एक मैच होगा, इसमें जो क्रिकेट में हमेशा बिहाइंड द सीन रह के जो लोग एक्टिव होते हैं, वो कल जरूर एक्टिव होंगे, क्योंकि पैसे का जल्दी से मामला बताइएगा। होगा। मैं क्यों बताऊं जल्दी से, ये भी सबको पता है कि इंडिया ज़ाहिर बात है फेवरेट चल रहा है, तो नीदरलैंड तो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम नहीं है, बहुत ज़्यादा जाके कोई अगर इंडिया खेले खराब तो फिर शायद हार जाए, मगर हारने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक, और बहुत इंडिया बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे जो विनर थे। आपका बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपका भी, समी भाई आपका भी, सरफराज नवाज साहब आपका भी शुक्रिया। विनर जो है उनका नाम कैसर है, और इनका ताल्लुक जो है वो एबटाबाद से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको फोरकास्ट की जानिब से एबी न्यूज़ और डेली उसाफ की जानिब से एक गिफ्ट टेम्पर मिल जाएगा। कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा वो भी आप हमें बता सकते हैं। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।